Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Fahad Saeed from Times Institute and welcome to the Principle of Management. स्टूडेंट आज हम लोग मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होती है। स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग हम लोग डेली लाइफ में बहुत से इवन के डेली बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं। तो हम वो डिसीजंस जो लेते हैं स्टूडेंट हम उनको कहते हैं रिपीटेड डिसीजंस, यानी कि ऐसे डिसीजंस जो हम डेली बेसिस पर लेते हैं वो रिपीटेड डिसीजंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आज लेट्स सपोज मैं अगर लंच करना चाहता हूँ तो मेरा डिसीजन क्या होगा कि मेरे पास 2 से 3 ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होंगे कि आज मैं लंच में क्या खाऊँ। तो उन 2 या 3 ऑल्टरनेटिव्स में से स्टूडेंट मैंने चूज़ किया चिकन कढ़ाई। स्टूडेंट वो चिकन कढ़ाई जो है जो मैंने चूज़ की या मैंने डिसीजन लिया उस पर स्टूडेंट मैंने कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और ना ही किसी प्रोसेस से मैं होकर गुजरा हूँ, क्योंकि ऐसे डिसीजंस जो डेली बेसिस पर किए जाएँ जिनकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होती, जो रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स हुआ करते हैं, हम उन्हें रिपीटेड डिसीजंस कहते हैं। बट अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूँ या मुझे एक एचओ की सीट पर मुझे बिठाया गया है, ठीक है, हायर पोस्ट पर मुझे बिठाया गया है, ठीक है, या मैं एमडी की सीट पर बैठा हूँ, तो स्टूडेंट मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन है वो इस तरह से नहीं ले सकता। ठीक है, हमें फॉर्मल डिसीजंस लेने के लिए स्टूडेंट हमें पर्टिकुलर एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसी तरह स्टूडेंट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 8 प्रोसेस है। स्टूडेंट ये नंबर ऑफ 8 जो स्टेप्स हैं प्रोसेस के, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, चाहे एक इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है फॉर्मल लेवल पर बैठकर या नंबर ऑफ ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनको उन दोनों कैटेगरीज को इन नंबर ऑफ 8 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। क्लियर हुआ डिसीजन क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जब डिसीजंस की बात करते हैं उसमें बेसिकली हम डिसीजन कब लेते हैं जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, ठीक है, मुतबादिल मौजूद होते हैं, तभी हम डिसीजंस लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि डिसीजन हमेशा एक वन डायरेक्शन में नहीं लिया जाता बल्कि मल्टी डायरेक्शन पे चीज़ें मौजूद होती हैं, ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं और उनकी बिहाफ पर उनको रियलाइज़ करते हुए, एनालाइज करते हुए, समराइज करते हुए, एडवोकेट करते हुए हम उनको क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। चलिए स्टूडेंट नंबर्स की बात करते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं। नंबर 1 है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। स्टूडेंट डिसीजन कब लिया जाता है जब कोई प्रॉब्लम आती है। विदाउट प्रॉब्लम आप डिसीजन तो नहीं ले सकते, चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं। तो प्रॉब्लम डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉब्लम जब होगी तो ही डिसीजन लिया जाएगा। और स्टूडेंट बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक डिस्क्रिमिनेंस है, मतलब एक ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है बिटवीन द करंट स्टेज एंड फ्यूचर स्टेज, यानी कि बिटवीन द एग्जिस्टिंग स्टेट एंड डिजायर स्टेट, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम इन अदर वर्ड्स प्रॉब्लम एक ऑब्स्टेकल है जो आपको आपके गोल को अचीव करने से रोकती है, ये प्रॉब्लम। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल से हम नंबर ऑफ स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अली था, उसकी एक बुक सेंटर की शॉप है, ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या है, मतलब उसकी वो चाहता है कि एक फोटोकॉपी मशीन जो है वो अपनी शॉप पे रखनी चाहिए। अब उसकी एग्जिस्टेंस स्टेज क्या है और उसकी डिज़ायर स्टेट क्या है, क्योंकि वो चाहता है कि मशीन लेकर आऊँ, तो आज उसके पास नहीं है, कल उसके पास फोटोकॉपी मशीन आ जाएगी। तो ये हमारी एग्जिस्टेंस और डिज़ायर स्टेट है, और बीच में जो प्रॉब्लम आई वो क्या है, फोटोकॉपी मशीन है। अब प्रॉब्लम स्टूडेंट इतनी सिंपल भी नहीं होती। आइडेंटिफायर प्रॉब्लम में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इशू होता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को सही से पिक करना। जैसे आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर खुदा न खास्ता अगर आप में से किसी को फीवर हो जाए तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो बेसिकली आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करता है। आपको जब वो तशखीस करता है, ठीक है, आपको जब वो देखता है तो उसमें आपसे वो ज़रूर पूछता है आपने खाया क्या था, आपने पिया क्या था, बिकॉज वो जानता है कि जो फीवर है
सी वजह से होता है, तो बेसिकली उसने उसके एंटीबायोटिक देना है जिस वजह से वो बेसिकली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। अगर उसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होता तो आप मेडिसिन लेकर आ जाते हो और आप कहते हो कि फिर भी आराम नहीं आया। तो बेसिकली क्या था, डॉक्टर ने आपका जो प्रॉब्लम था वो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया। उसने मेडिसिन तो फीवर की दे दी, लेकिन वो जिस वजह से फीवर हुआ था उसकी वो एंटीबायोटिक नहीं थी। तो इसीलिए आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एक बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है डिसीजन लेते हुए, कि आपको प्रॉब्लम एक्चुअली पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि हमने बात की कि प्रॉब्लम इतना ज़्यादा आसान नहीं होता आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर अली ने आइडेंटिफाई किया कि फोटोकॉपी मशीन लेनी है। अब उसका प्रॉब्लम क्या है, फोटोकॉपी मशीन। तो फोटोकॉपी मशीन तो स्टूडेंट जो मार्केट है उसमें बहुत से मॉडल्स की है, बहुत सी जनरेशन की पड़ी हुई है। तो सिर्फ ये कह देना कि उसे मशीन चाहिए, ये क्लैरिटी नहीं है प्रॉब्लम में। उसे किस नेचर की चाहिए, उसका जो बिजनेस है वो डिपेंड करेगा। वो देखना पड़ेगा कि उसके पास आया कि जो कस्टमर्स हैं, आया कि वो किसी बड़े यूनिवर्सिटी के पास बैठा हुआ है, या उसको जो लोड है, वर्कलोड वो कितना है। तो वो फिर उसके बाद उसको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे लेज़र प्रिंट चाहिए, मुझे लेज़र प्रिंट और अच्छा प्रिंट चाहिए, और जो नंबर ऑफ जो फोटोकॉपी ज़्यादा कर रहे थे कम टाइम पे, मतलब ये मॉडल्स हैं ना, ठीक है। जनरेशन वाइज को देखेगा, लेज़र प्रिंट है आपको मालूम है, इस तरह से मैकेनिकल सिंपल सा मॉडल है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स मार्केट में मौजूद हैं, डिफरेंट प्राइसेस पर, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम में क्या करेगा कि वो जस्ट ये नहीं है कि उसने जस्ट फोटोकॉपी मशीन उसका प्रॉब्लम था, उसका प्रॉब्लम अभी भी क्लियर नहीं है। उसका प्रॉब्लम अब क्या है कि वो अब कौन सी मशीन को पिक करेगा, कौन सी फोटोकॉपी मशीन उसको चाहिए, उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। तो अब ABC लेट्स सपोज मार्केट में जो है डिफरेंट कंपनीज हैं और डिफरेंट टाइप के मॉडल्स पड़े हुए हैं अकॉर्डिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसने कंपनी ए का जो है उसने आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअली मुझे इस नेचर की मशीन चाहिए, लेजर प्रिंट मुझे मशीन चाहिए, फोटोकॉपी मशीन। ये हो गया स्टूडेंट आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। इसी तरह से बात करें स्टूडेंट मैनेजर्स की, तो मैनेजर्स बेसिकली घबराते नहीं हैं प्रॉब्लम्स जब उनको आ जाए, ठीक है। अब इस शॉपकीपर की बात करें तो असल में इसको प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुआ। इसने देखा कि मेरी डेली बेसिस की जो सेल है वो कम होती जा रही है, या उसने सोचा कि मैं इस सेल को मज़ीद बढ़ा सकता हूँ, किस तरह। उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कॉपीज़ या बुक्स परचेज करके जाते हैं, बट वो हमसे पूछते हैं कि यहाँ फोटोकॉपी मशीन वाली कोई शॉप है। तो अब उसकी सेल एक तरह से उसके पास वो रख सकता था, उसने नहीं रखा, एक तरह से उसको ये लॉस है। तो वो अब उसने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास नंबर ऑफ लेट्स सपोज नंबर ऑफ 1000 रुपीज़ मैं पर डे इंक्रीज कर सकता हूँ। तो उसको वहाँ से प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हुई कि यार मैं मशीन फोटोकॉपी मशीन रख लूँ तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको इजीली जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम का मतलब। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया। अब डिसीजन क्राइटेरिया भी है कि अब जब आपको प्रॉब्लम का पता चल चुका है, अब आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब डिसीजन मेकिंग करनी है, इसको एक फैसला लेना है। तो आप डिसीजन क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल जैसे हमने फोटोकॉपी मशीन ली, तो अब मिस्टर अली ने मशीन तो चूज करनी है, लेजर प्रिंट मशीन भी चूज करनी है। आगे आप देखें कि लेजर प्रिंट में भी तो नंबर ऑफ हंड्रेड्स वैरायटीज हैं मार्केट में, तो उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसने किस बिहाफ पर करनी है। जैसे कि आप लोग मोबाइल लेने के लिए मार्केट में जाते हो तो आप पर्टिकुलर एक माइंड बनाकर जाते हो कि हमारा हर एक जो परचेसर है उसका एक माइंड होता है कि हो सकता है उसमें से बहुत सा, यानी कि कोई एक ये सोच कर जाएगा कि मैं हाईएस्ट रिजल्ट वाला मोबाइल लूँ जिसका कैम अच्छा हो, ठीक है। उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि मैंने अच्छा मोबाइल लेना है, जो भी मोबाइल मुझे मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसका कैमरे का रिजल्ट अच्छा होना
बहुत और कोई एक और जो परचेसर है, जो कस्टमर है, वो ये सोचकर जाता है कि मुझे हाईएस्ट मेमोरी वाला मोबाइल चाहिए। इसी तरह से और लोग हैं, उनको लुक चाहिए अच्छी। तो इस तरह से डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स, वो परसेप्शन होती हैं, तरजीहात हुआ करती हैं। तो हमने मिस्टर अली के केस में ये कहा कि उसको एक फोटोकॉपी मशीन तो चाहिए थी, उसको फोटोकॉपी मशीन भी लेज़र वाली चाहिए थी। अब लेज़र वाली मशीन में उसने क्या स्पेसिफिकेशन देखनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि उसको चाहिए स्पीड अच्छी हो, यानी कि स्पीड में नंबर ऑफ कॉपीज देखेगा पर मिनट। उसने एक ये क्राइटेरिया सेट किया। दूसरा, उसने कॉस्ट की बात की कि नंबर ऑफ 100 जो कॉपीज हैं, वो नंबर ऑफ 100 कॉपीज या हम यूं कहें कि नंबर ऑफ कॉपीज पर 100, यानी कि 100 रुपीज में वो कितनी कॉपीज हमें करके दे सकती है। अगर मिस्टर अली 100 रुपीज उसको इन्वेस्ट करता है तो कितनी उसको कॉपीज इनमें आएंगी। ठीक है, इसी तरह से स्पीड, कॉस्ट और वारंटी देख लेते हैं स्टूडेंट, वारंटी। ठीक है, तो ये उसने यहाँ आइडेंटिफाई में ये क्राइटेरिया सेट कर लिया कि मुझे जो है वो एक जो मशीन परचेज करनी है, उनकी इस स्पेसिफिकेशन मेरे माइंड में है कि मैं इन पर तरजीहात दूंगा। ठीक है, इस बेस पर मैंने फैसला लेना। फिर एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। अब स्टूडेंट जो उसने स्पेक्स यहाँ पर माइंड में किया, अब बेसिकली उसने उनको वेट्स देने। वेट्स में क्या है कि मतलब उसकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस बात के ऊपर है, उसको सबसे ज्यादा अहमियत इसमें से किस चीज की हो, वो किस बात पर इसमें से प्रायोरिटी देता है, वो उसकी अपनी कंडीशन पर, उसकी अपनी पर्सनल जजमेंट पर बिहाफ पे हम बात करेंगे। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जो एलोकेटिंग में हम बात करें, एलोकेटिंग वेट्स में, वो इसको नंबर ऑफ स्पीड को वेट दे देता है। ये हमने वेट्स स्टूडेंट अपनी मर्जी से देने होते हैं। आप 100 की बेस पर वेट्स दे सकते हैं, आप 10 की बेस पर वेट्स दे सकते हैं। यानी कि 10 का मतलब क्या होगा, 100%। 8 का मतलब क्या होगा, अगर हमने स्टैंडर्ड 10 का सेट किया है, 8 का मतलब क्या होगा कि उससे कम की अहमियत होगी उसके लिए। इसी तरह से अगर वारंटी की बात करें, वारंटी उसको कितनी चाहिए, उसके लिए अहमियत है, रखती है कि नहीं है, वो उसको आउट ऑफ 10 में से वेट्स देगा, नंबर देगा। या इसी तरह से 100 का स्टैंडर्ड भी वो सेट कर सकता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो लेट्स गो स्टूडेंट, एलोकेटिंग वेट्स में हो सकता है स्टूडेंट ये इसको वेट देता है 5, यानी कि 10 में से 5 नंबर देता है। यानी कि ये उसकी अहमियत है उसके लिए कि स्पीड जो है पर कॉपी जो पर मिनट जितनी भी वो निकालता है, उसके लिए वो इतनी ज़्यादा 50-50 पर बिहार पे वो बात करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ उसने 10 नंबर दिए, 10 वेट्स दिए। ठीक है, कि जो कॉस्ट है वो उसके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। वो चाहता है कि 100 रुपीस में ज़्यादा से ज़्यादा रुपीस निकालने वाली लेज़र मशीन चाहिए उसको। उसने इसको फुल प्रेफरेंस दी। ठीक हो गया। इसी तरह से वारंटी उसके लिए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि 7 उसने वेट्स दी। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास हो गए एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। अब स्टूडेंट ये उसने एडजस्ट कर लिया, अब वो बाजार जाएगा। ठीक है, हम एग्जांपल के थ्रू ये डिस्कस कर रहे हैं, डेवलपिंग अल्टरनेटिव। अब स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वो अल्टरनेट भी डेवलप करेगा। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि वो मार्केट में कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, डिफरेंट कंपनीज की इसी स्पेक्स में अपनी जाकर सर्चिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सैमसंग का मोबाइल देखते हैं, हम अपनी रेंज के मुताबिक जाते हैं। हमें पता है कि मालूम है अगर जो कैन है वो अच्छे हैं तो आप एप्पल की तरफ जाते हैं। अगर एप्पल नहीं पसंद आ रहा तो आप उसी रेंज में उसी लेवल का सैमसंग मोबाइल देखते हैं। और इसी तरह से अगर फिर भी आप ओप्पो या हुआवे की तरफ जाते हैं तो अल्टरनेटिव्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव्स में से ही तो हमें डिसीजन लेना है।
ठीक है। तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, यहाँ पर हमने ऑल्टरनेटिव डेवलप किए और सेम इन सब में उसे यही बातें देखनी है। ठीक है कि अगर कंपनी ए की फोटोकॉपी मशीन है तो उसमें वो जाकर उनसे पूछेगा कि किस ब्रांड की है, इसकी प्राइस क्या है। तो देखिए यहाँ पर उसने प्राइस पर फोकस नहीं किया तो वो प्राइस नहीं देखेगा इसमें। ठीक है, वो जाएगा उससे पूछेगा कि यहाँ पर बताएं कि नंबर ऑफ कॉपीज पर मिनट के कितने की करता है, उसके अलावा 100 रुपीस में कितनी कॉपीज निकाल लेता है, या 100 प्रिंट्स जब निकालता है तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, यूं भी देख सकता है वो 100 प्रिंट्स पर कॉस्ट। इसी तरह से अब वारंटी क्या है तो वो वारंटी भी देखेगा, भाई इसकी वारंटी कितनी है। अब उसको इतनी ज्यादा यहाँ वारंटी की जरूरत नहीं है, 50% से 70% वारंटी में इंटरेस्टेड होगा। इसी तरह से कंपनी बी में भी वही बात देखेगा, कंपनी सी की मशीन में भी वही बात है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं एनालाइज द ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ऑल्टरनेट जो उसने बनाया स्टूडेंट, अब वो उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज जिस पर नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइजिंग द ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ हमने क्या किया, एलोकेटिंग में हमने वेट्स दे दिए सबको, यानी कि उसके बाद हमने ऑल्टरनेटिव्स भी डेवलप किए, यानी कि कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। यहाँ एनालाइजिंग द ऑल्टरनेटिव्स में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमने यहाँ नेक्स्ट ऊपर जो स्टेप था हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स में, हमने दो ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए। ठीक है, मशीन ए और मशीन दूसरी है डी। तो इसमें स्टूडेंट जो स्पीड है, स्पीड की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्पीड उसने पर मिनट में कहा था, हमने कहा स्पीड जो है वो 25, ठीक है 25 प्रिंट करके देती है हमें पर मिनट में। ठीक है, पर मिनट। नेक्स्ट हमने बात की कॉस्ट की, तो जो कॉस्ट है स्टूडेंट वो हमारी रहेगी, कॉस्ट इज इक्वल टू, अगर स्टूडेंट बात मान लें कि वो 10 रुपीज की कॉस्ट पड़ती है 100 कॉपीज पर, यानी कि 10 रुपीज की कॉस्ट आउट ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट वारंटी जो स्टूडेंट, तो वारंटी इज इक्वल टू 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब स्टूडेंट यहाँ हमने उसको 7 वेट्स ही लिए क्योंकि 1 वारंटी 7 इक्वल ही होगी। ठीक है, इज 1 ईयर, यहाँ हम लिख देते हैं 1 ईयर। इसी तरह स्टूडेंट मशीन बी थी, उसने भी उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसमें उसने देखा कि जो स्पीड है उसकी वो 20 कॉपीज निकालती है पर मिनट। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट जो नंबर ऑफ कॉस्ट है उसकी पर 100 रुपीज के हिसाब से वो है 7 रुपीज की। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट वारंटी उसकी भी 1 ईयर की है, सेम है, तो उसने उसको 7 डेट्स दिए 1 ईयर। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट उसने यहाँ क्या करना है, एनालाइज का मतलब है मुआवजा करना, कंपेयर करना। तो अब मैथमेटिकली उसने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट यहाँ क्या है 25 मल्टीप्लाई है, उसने इसको वेट्स कितने दिए थे 5 वेट्स दिए। फिर इसी तरह से प्लस, तो यहाँ पर हमने कहा कि 10 रुपीज उसकी पर 100 कॉस्ट है, तो 10 इंटू उसने वेट्स कितने दिए थे इसको 10। ठीक है, अहमियत कितनी बेसिकली। प्लस इसी तरह से वारंटी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वारंटी 1 ईयर की है, तो 1 ईयर को उसने स्टूडेंट किसने कंपेयर किया था 7 के साथ किया था। तो हम यहाँ करते हैं स्टूडेंट वारंटी इज इक्वल टू 1 ईयर ही कर देते हैं, बिकॉज वेट्स उसके 7 है, तो 1 ईयर की वारंटी है, यानी कि 1 इंटू 7। इसी तरह से स्टूडेंट इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, 20 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 10, बिकॉज वेट्स हमने 10 ही दिया, नंबर ऑफ जो है कॉपीज। ठीक है, तो 100 कॉपीज जो है उसने कहा कि कितने रुपीस की पड़ती हैं, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉपीज पर 100। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 1 इंटू 7। ठीक है स्टूडेंट, ये बात मैं आपको क्लियर करता चलूं, यहाँ पर हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि 100 कॉपीज कितने रुपीस की होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज पर रुपीस कितनी होंगी, तो हमने कहा यहाँ 100 कॉपीज 10 रुपए की मशीन ए कॉस्ट है उसकी, मशीन बी की कॉस्ट क्या है 100 कॉपीज करता है वो 7 रुपए में, और वारंटी दोनों की 1 ईयर है, तो 1
ठीक है, हमने क्या किया, उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को उनकी वेटेज के साथ मल्टीप्लाई किया और सम किया। स्टूडेंट इसका आंसर और इसका आंसर हम कैलकुलेट करेंगे। और फर्स्ट का आंसर स्टूडेंट हमारे पास है 182, सेकंड का आंसर है 177। ठीक है, ये हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स थे। ठीक है, जहां हमने डेवलपिंग की, ऑल्टरनेटिव्स की, ऑल्टरनेट्स को डेवलप करने के बाद हमने उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। तो ये दो आंसर्स थे। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। जी स्टूडेंट, अब सिलेक्ट क्या करना है उसने, हमारे पास देखिए जो उसने फोटोकॉपी मशीन दिया उसको मैथमेटिकली सोल्व किया। तो देखिए ये वैल्यू ग्रेटर देन है 182, इट मींस अब मिस्टर अली क्या करेगा, मशीन ए को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसके ओवरऑल वेट्स कितने आए हैं, नंबर्स कितने आए हैं 182। यहां देखिए ये बेनिफिट्स तो इसको दे रहा था जिसने उसको 10 वेटेज दिए। ठीक है, बट ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो 182 मार्क्स है। इसी तरह से डिफरेंट मोबाइल्स की भी आप अगर स्पेसिफिकेशन को कैलकुलेट करें अपनी वेटेज देकर, तो आप क्लियरली मालूम कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, आप अक्सर आप जब न्यू मोबाइल लेने जाते हैं तो आप उसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो अनबॉक्सिंग में वो आपको क्या दिखाता है, नंबर ऑफ स्टेप्स दिखाता है, नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन दिखाता है और कंपेयर करता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, डिसीजन देने में आपको हेल्प दे रहा होता है, लेकिन वो विदाउट मैथमेटिकली काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इंप्लीमेंट द ऑल्टरनेटिव। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि हमने यही लेना है और ये हमारा बेसिकली एक्चुअल में एक प्रैक्टिकली वर्क है। अब आपने उसको चूज कर लिया है, अब आपने कोई हेजिटेशन नहीं रखनी। ठीक है, इसी तरह से मैनेजर्स की बात करें तो मैनेजर्स भी यही रोल प्ले करते हैं। ऑल्टरनेट्स में से आपने एक चूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट क्या है, इवैल्यूएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस। तो अब जब आपने वो चूज कर लिया, जैसे मिस्टर अली ने मशीन को चूज किया, अब उसने आकर अपनी शॉप पर रखा। अब वो क्या करेगा, देखेगा कि क्या वाकई ही मेरे पास 1000 रुपीज पर डे का इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक हो गई बात, अगर हो रहा है तो इट्स ओके वेल, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स तो उसके पास आ रहे हैं बट अभी भी उसको आउटपुट इतना अच्छा नहीं मिल रहा जो उसने डिजायर्ड किया था। इट मींस कि उसने दो कंडीशंस हो सकती हैं स्टूडेंट। दो कंडीशंस क्या है, या तो हो सकता है उसने इनमें से किसी एक जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे उनको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट की, हेजिटेट रहा, कंफ्यूजन पैदा की। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी स्टूडेंट कंडीशन क्या हो सकती है कि उसने यहाँ पर इवैल्यूएटिंग डिसीजन इफेक्टिव्स में उसने जो अपना जो कंपेयर किया वो उसका जो डिजायर्ड स्टेट के साथ था वो मैच नहीं हुआ, यानी कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग या जो उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग था वो सही नहीं था। वो सोच क्या रहा था और वो क्या गया। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि अगर डिजायर्ड रिजल्ट मिला तो इट मींस डिसीजन मेकिंग 100% एक्यूरेट हुई। अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो हो सकता है कि उसने 8 स्टेप्स में से कहीं पर जो है वो गड़बड़ पैदा कर दी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही था। हमने आज डिस्कस किया डिसीजन मेकिंग और प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।